हाय हेलो नमस्ते। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अशोकामित्रन की स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स की फुल समरी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग की सीढ़ियों के ऊपर था। यह माना जाता था कि यह रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। यह सलोन जैसा दिखता था। लगभग आधे दर्जन शीशे के चारों ओर गर्म लाइट लगी हुई थी। इसकी वजह से मेकअप करवाने वालों को बहुत दिक्कत होती थी। इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एक बंगाली थे। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन बने। उसकी सहायता धारवाड़, आंध्र, वर्मा और वहाँ के लोकल पीपल किया करते थे। इस वजह से कह सकते हैं कि स्टूडियो में राष्ट्रीय एकता थी। मेकअप आर्टिस्ट किसी भी अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को लाल रंग के राक्षस में बदल सकते थे। ट्रक भरकर पैनकेक्स और दूसरी लोकल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते थे। मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की का बहुत ही सख्ती से पालन हुआ करता था। जैसे कि चीफ मेकअप मैन लीड एक्टर या एक्ट्रेस के मेकअप करते थे, उन्हें कुरूप बनाते थे। ऐसा बुक में बताया गया है कि उन्हें कुरूप बनाते थे, मतलब शायद नैरेटर को ये मेकअप अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए उनका मानना है कि मेकअप करके लोगों को अच्छा नहीं बल्कि बुरा देखने में बनाया जाता था। और उसका सीनियर असिस्टेंट सेकेंड नंबर के एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप किया करते थे, जबकि जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन का मेकअप करते थे। और जो आर्टिस्ट भीड़ भाड़ का मेकअप करते थे उन्हें ऑफिस बॉय कहा जाता था। ऑफिस बॉय लगभग 40 साल का था। वह स्टूडियो में एक स्टार एक्टर या टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिसिस्ट बनने की इच्छा से आया था, पर वह एक छोटा मोटा कवि भी था। नैरेटर उन दिनों अपने डेस्क पर बैठे बैठे कुछ लिखते थे और फाड़ कर फेंक देते थे। लोगों का मानना था कि वह कुछ नहीं करते। उन्हें ऑफिस बॉय ने ही सलाह दी कि वह अपना टैलेंट वहाँ वेस्ट ना करें। वह डिपार्टमेंट तो सिर्फ बार्बर्स और कमज़ोर लोगों के लिए था। नैरेटर उस ऑफिस बॉय से बचना चाहता था, इसलिए वह चाहता था कि भीड़ की शूटिंग हमेशा होती रहे, ताकि इस ऑफिस बॉय से वह दूर रहे और उसका उपदेश सुनने को ना मिले। कोथामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो पर नंबर 2 पर था। ऑफिस बॉय उसे पसंद नहीं करता था। वह सुब्बू को ही अपनी परेशानी का कारण मानता था। सुब्बू ने बहुत ही मुश्किल टाइम पर स्टूडियो में आया था और वह ऑफिस बॉय से कम पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वह ब्राह्मण था। बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना था, सभी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। सुब्बू हमेशा खुश रहता था। उसकी वफादारी के कारण ही बॉस भी हमेशा खुश रहते थे। वह फिल्मों के लिए ही बना था। वह प्रोड्यूसर को किसी भी तरह खुश रखता था। उसके पास ढेरों उपाय होते थे अपने बॉस को खुश रखने के। सुब्बू ने स्टूडियो की तरक्की में भी बहुत हेल्प की थी। सुब्बू में बहुत सारी खासियत भी थी। वह एक कवि था, पर फिल्मों में फेम मिलने के कारण वह अपनी लिटरेरी अचीवमेंट को दिखा नहीं पाता था। उसने फोक सॉन्ग में एक कविता लिखी थी। सुब्बू एक गजब का एक्टर था। वह सेकेंडरी रोल्स करता था, पर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाता था। वह हमेशा बॉस के साथ रहता था, इसलिए एक चापलूस जैसा लगता था, पर वह बहुत दयालु था। वह लोगों को खाना खिलाया करता था, उनकी मदद किया करता था। और ऐसे दयालु लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं, जैसे कि उनका दुश्मन था ऑफिस बॉय। सुब्बू को स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर लिया गया था। वहाँ कुछ कवि और वकील रहते थे। एक बार किसी वजह से एक शानदार एक्ट्रेस गुस्सा हो गई, तो उस वकील ने रिकॉर्डिंग कर ली और उस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था। पर जब वकील ने रिकॉर्डिंग को उल्टा चलाया तो बेचारी एक्ट्रेस का करियर ही बर्बाद हो गया। उस डिपार्टमेंट में सभी खादी के कपड़े पहनते थे, पर केवल वही वकील था जो कोट पैंट पहनता था। उसने एक बार एक फ्लॉप फिल्म भी बनाई। बॉस ने वह डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया और उन सभी की जॉब चली गई। जेमिनी स्टूडियो कवियों की फेवरेट जगह थी। वहाँ एस योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय आते रहते थे। स्टूडियो में ज़्यादातर टाइम बढ़िया कॉफ़ी मिलती थी। स्टूडियो फुर्सत का आभास करवाता था, और यही कविता लिखने के लिए पहली ज़रूरत भी होती है। वे लोग खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी जी को पूजते थे। यहाँ के लोगों को कम्युनिज्म पसंद नहीं था। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट लोग नास्तिक होते हैं।
उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं होता और वे सिर्फ हिंसा फैलाते हैं। इस स्टूडियो के लोग एंटी कम्युनिस्ट थे, इसलिए वे एमआरए के होस्ट थे और ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ आंदोलन करते थे। फ्रैंक बचमन की मॉरल री आर्मामेंट आर्मी 1952 में मद्रास आई, जो भारत में जेमिनी स्टूडियो से बेहतर जगह कहीं नहीं पा सकते थे। यह 200 पावरफुल आदमी का एक ग्रुप था। यह लोग इस ग्रुप की इंटरनेशनल सर्कस कहते थे। वे कलाबाजी में अच्छे नहीं थे और जानवरों के बारे में उन्हें लिमिटेड नॉलेज थी, पर उन्होंने जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर नामक 2 नाटकों को बहुत ही अच्छे से पेश किया। उनके सेट्स कॉस्ट्यूम फर्स्ट क्लास होते थे। सालों तक उसकी कॉपी करते रहे लोग। एक बार यह खबर आई कि कोई अंग्रेजी पोएट स्टूडियो में आने वाला है, लेकिन अफवाह यह थी कि वह कोई पोएट नहीं बल्कि एक एडिटर है। जेमिनी स्टूडियो के बॉस मिस्टर वॉसन ने भी उस एक पॉपुलर तमिल वीकली के एडिटर थे। आखिरकार 4 बजे पोएट आए। वह लंबा सा अंग्रेज। बॉस ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया उसके लिए। जब वह पोएट बोला तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट थी ना। उसका आना सबके लिए एक मिस्ट्री बनी रही। एक बार द एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन ने शॉर्ट स्टोरी की प्रतियोगिता रखी। इस स्टूडियो में किसी ने भी द एनकाउंटर के बारे में नहीं सुना था। नैरेटर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में अधिक जानकारी के लिए गया। वह उस कंपटीशन में भाग लेना चाहता था। जब उसने एडिटर का नाम देखा तो उसे पता चला वह स्टेफन स्पेंडर था, वही इंग्लिश पोएट जो जेमिनी स्टूडियो में बहुत सालों पहले आया था। अब नैरेटर स्टूडियो में काम नहीं करता था। उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम था, पर पैसे नहीं थे। वह कम दाम की बुक्स खरीदता था। एक बार उसने 50 पैसे देकर द गॉड दैट फेल्ड की एक कॉपी ली। उसमें 6 फेमस राइटर्स के 6 फेमस एसेज थे, जिसमें से एक स्टेफन स्पेंडर का भी था। ये सारे राइटर कभी कम्युनिज्म के सपोर्टर हुआ करते थे, पर अब उनका भरोसा कम्युनिज्म से उठ गया था, इसलिए तो उन्होंने ये एसेज लिखे थे। अब नैरेटर को सब कुछ समझ आ गया कि शायद उनके बॉस को स्टेफन स्पेंडर से कभी कुछ लेना देना था ही नहीं, और उन्हें ना ही कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए तो उनका वो भगवान फेल हो गया था, कम्युनिज्म भगवान, जिसे वो भगवान मानते थे, पर आखिरकार उससे भरोसा टूट ही गया उनका। तो स्टेफन स्पेंडर के बारे में बताऊं कि इनकी एक पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम आप लोगों के सिलेबस में है, तो कभी उस सब की भी समरी लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।